नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन की हमने बच्चों पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो। फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों मैपिंग 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू। ध्यान है आपको। तो उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 यानी कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 की पहली दो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज हम थर्ड प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? आइए देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन R2R इज गिवन y यानी कि f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमें डोमेन दिया है R, कोडोमेन दिया है R, और प्रूव क्या करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो न तो 1 1 है और न ही ऑन टू है। तो बच्चों वो तो चारों हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। 1 1 क्या है, मैनी 1 क्या है, इनटू क्या है, ऑन टू क्या है, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। ठीक, अब आइए, हमारे पास फंक्शन ये है। अब देखिए 1.2 लीजिए, 1.2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 1.5 लीजिए, वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 1 लीजिए, वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? इस ढंग से आप देखेंगे 1 पे भी वैल्यू 1, 1.2 पे भी 1, 1.5 पे भी 1। हाँ या ना? तो भैया 3 इनपुट से एक ही आउटपुट बन रहा है। अगर मैं एक रफ आइडिया ले लूं तो कैसा फंक्शन होगा आपके हिसाब से? मैनी 1 हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो। तो लिखेंगे देयर इज 1 इमेज और मैनी प्री इमेज, सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। यानी कि 1 की कितनी प्री इमेज बन रही है? 3 बन रही है। और जबकि 1 की प्री इमेज एक ही होनी चाहिए थी अगर फंक्शन 1 1। सेकेंड आइए, 4y नॉन इंटीजर, कोई नॉन इंटीजर y की वैल्यू ले लो, बिलोंग्स टू R यानी कि कोडोमेन में जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू ले लो, और ले लो एक वैल्यू, मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे 7.5 ले लो। ठीक है बच्चों। अब 7.5 अगर मैं यहाँ लूंगा तो उसकी प्री इमेज आनी चाहिए, डोमेन में आनी चाहिए कि नहीं? अब चूंकि ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज है, रेंज क्या होती? इंटीजर ही तो होती भाई। 0 1 2 3 4, उधर -1 -2 इस ढंग से। वैसे तो खुद आप देखिए कोडोमेन है हमारा रियल नंबर, यानी कि कोडोमेन में तो रियल नंबर एटम सेटम जितने भी रियल रेशनल इरेशनल सारे नंबर आएंगे। बट उन सारे रियल नंबर की जो डोमेन है उसमें प्री इमेज ऑलवेज हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अब आपने जैसे यहाँ पे 7.5 लिया, तो भैया 7.5 का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 7.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 7.5 के इक्वल हो सकता है क्या? इंटीजर तो 7.5 होता ही नहीं। तो इसका मतलब 7.5 के करस्पॉन्डिंगली उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी डोमेन में। तो जो डोमेन में प्री इमेज है ही नहीं है, तो साफ सी बात है फंक्शन हमारा कैसे बन जाएगा? इनटू हो जाएगा, न कि ऑन। ये भी मैंने आपको बताया था, ध्यान हो। अगर हमारी उस फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो फंक्शन ऑन टू है, और अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट हो तो फंक्शन कैसा है? इनटू। बताया था कि नहीं? तो यहाँ पे हमारी जो रेंज है, रेंज सारी इंटीजर आएगी, जैसे 1 2 4 इस ढंग से रेंज को आएगी। ये समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज क्या होगी? इंटीजर ही तो होती। और बाकी जो और दुनिया भर की चीजें हैं 1.5 2.3 3.5 5.6 7.5, ये खाली पड़े होंगे ऐसे ही। इसका मतलब रेंज जो है उसका सबसेट हुआ ना कोडोमेन का। तो इसलिए क्या हो गई आपकी प्रॉब्लम? ये हो गई इनटू। एक तो तरीका ये है। दूसरा हम क्या चेक कर रहे थे, मैंने यहाँ पे 7.5 ले लिया, f(x) इक्वल टू 7.5। तो 7.5 के करस्पॉन्डिंगली डोमेन में प्री इमेज आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही, 7.5 को किससे जोड़ोगे भाई? 7.5 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन इनटू है। लिखेंगे कैसे? 4y नॉन इंटीजर बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन,
Where does not exist x belongs to R in domain such that fx equal to y fx equal to y means y अगर मैं 7.5 ले लूं तो fx equal to 7.5 then there is no x belongs to R domain such that greatest x equal to 7.5 hence not on। आप प्रॉब्लम को जो मैं लैंग्वेज में समझा रहा हूं उसको लिखिए, समझिए, ताकि ये लैंग्वेज को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। हमने सीधा सीधा एक यहाँ पे एलिमेंट उठाया 7.5, अब उस 7.5 की प्री इमेज बननी चाहिए ना, इसमें इधर प्री इमेज होनी चाहिए जो कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी प्री इमेज नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि फंक्शन आपका ऑनटू नहीं होगा। सेकंड थिंग, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1 1 मैनी 1 के लिए हमने चेक कर ही लिया था, एक से अधिक वैल्यूज जो हैं वो एक ही आउटपुट दे रही हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे उसको, जल्दी बोलो, मैनी 1 फंक्शन कहेंगे। क्लियर है बच्चों, करिएगा नोटिस। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। यस, so that the modulus function f r to r given by fx equal to mod x is neither 1 1 nor onto, is neither 1 1 nor onto। तो बहुत सिंपल, क्या है फंक्शन हमारा, मॉड फंक्शन है, r to r यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। अब बच्चों देखिए, अगर मैं यहाँ x को 1 रखूं और -1 रखूं, दोनों ही केसेस में 1 आएगा कि नहीं आएगा आउटपुट, क्योंकि मॉड फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव होता। तो भैया -1 भी रखोगे तो भी 1, 1 भी रखोगे तो भी 1, यानी कि -1 से भी 1 आया और 1 से भी 1 आया। तो इसका क्या मतलब हो गया, मैनी इनपुट प्रोड्यूस 1 आउटपुट, मैनी इनपुट प्रोड्यूस 1 आउटपुट, यानी कि x इक्वल टू -1 एंड 1 हैव द सेम इमेज, सो इट इज मैनी 1 फंक्शन, यानी कि नॉट ए 1 1। क्लियर हो गया। अब आइए इनटू और ऑनटू। तो एक तो सिंपली आप देख रहे हो कोडोमेन में पूरे रियल नंबर है, ये तो मैंने खैर इंटीजर ही लिखे पूरे रियल नंबर है इसमें कोडोमेन में। और भैया रेंज क्या है इसकी, रेंज क्या है, मॉड फंक्शन है ना, तो मॉड फंक्शन की रेंज क्या होती, ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 या 0 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो सारे निगेटिव और पॉजिटिव सब नंबर आ गए और रेंज है हमारी 0 या 0 से बड़ी। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट हो गई। सिंस रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो इट इज इनटू फंक्शन नॉट ऑनटू। एक तरीका, दूसरा तरीका यहीं पे क्या कहेंगे हम, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दस डियर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर डोमेन such that fx equal to mod x equal to -1। बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर मैं mod x equal to -1 लूं, mod x को यहाँ पे इसमें मैंने -1 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या इस -1 के करस्पॉन्डिंगली इधर कोई प्री इमेज होगी, कोई ऐसा नंबर इधर आएगा जो हम मॉड के अंदर रख दें और उसकी वैल्यू -1 आ जाए, नहीं होगी। इसका मतलब -1 के करस्पॉन्डिंगली इधर कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, -1 के करस्पॉन्डिंगली कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, इसलिए भी आपका फंक्शन कैसा हो गया, इनटू हो गया, नॉट ऑन। कर लीजिए नोट इसे, बस जैसे मैं बता रहा हूं या मुंह से बोल के सिंपल ऐसे लैंग्वेज में लिखना आपको, और कुछ नहीं करना है। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। यस, क्या है, सो दैट द सिग्नल फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू -1 व्हेन एक्स लेस देन एक्स लेस देन 0 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू। ये हमें प्रूव करना है, बहुत सिंपल। आइए कैसे, आप देखिए x इक्वल टू 1 लो, 2 लो, 3 लो, x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी लो, बार बार एफ एक्स 1 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं।
तो यानी कि x इक्वल टू 1 2 3 के लिए देयर इज वन इमेज फॉर 3 इनपुट, देयर इज वन आउटपुट नेमली 1, सो इट इज मैनी वन फंक्शन। आप इधर आइए, मैंने कुछ एलिमेंट सेट ए बी में रखे, देखिए 1 से 2 से 3 से तीनों से एक ही बन रहा है ना, बन रहा कि नहीं, तो इट इज मैनी वन फंक्शन। ऐसे ही इवन निगेटिव में भी जा सकते थे, -1 x की वैल्यू -1 लो, -2 लो, -3 लो, तीनों भी ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, -1 ही। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे मैनी वन हो गया। अब आइए ऑन2 के लिए। ऑन2 के लिए वैसे तो सिंपल दिखाई दे रहा हमें भाई, जो कोडोमेन है वो तो रियल नंबर है, इसका बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ ही एलिमेंट दिए बच्चों इसमें, कभी सोचो ये एलिमेंट ये कहां से आ गए, तो ये मैंने रियल नंबर के कुछ एलिमेंट ले लिए ऐसे एट रैंडम। अब कोडोमेन तो रियल नंबर है, और भैया रेंज क्या है इसकी, रेंज है 0 -1 और 1, यानी कि -1 0 1 ये रेंज है। तो वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट, और ये हमने बताया था कि रेंज कोडोमेन का सबसेट है, तो सिंपल कैसा फंक्शन हो गया, इनटू, और अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो ऑन2। सेकेंड थिंग, अब कोई एलिमेंट ले लो इसका, सपोज करिए आपने fx इक्वल टू 2 लिया, तो अगर यहाँ पे आपने कोडोमेन में 2 लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंगली इमेज आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि रेंज तो बस 3 ही एलिमेंट हैं, x इक्वल टू 2, इनमें से किस वैल्यू से बनेगा, यानी कि x इक्वल टू 2 की कोई इधर पर इमेज है, नहीं है, क्योंकि 2 तो हमारे फंक्शन में गिवन ही नहीं है, फंक्शन तो हमारा ये गिवन है, 2 तो कोडोमेन में कोई एलिमेंट है, मैंने वही करा, और 2 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, देयर इज नो x इन डोमेन सच दैट fx इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू आर इन डोमेन, सो इट इज नॉट ऑन2। यानी कि अगर मैं यहाँ पे fx इक्वल टू 2 3 4 5 इस टाइप की वैल्यू लेता हूं, यानी कि 0 -1 और 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू अगर मैं कोडोमेन में लेता हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंगली डोमेन में उसकी कोई प्री इमेज दिखाई नहीं दे रही। प्री इमेज मतलब कोई भी एलिमेंट डोमेन में ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपका इधर कोडोमेन में 2 3 4 5 बन जाए। इसलिए आपका फंक्शन कैसा हो गया, जल्दी बोलो, इनटू, नॉट ऑन2। चलिए बच्चों देखिए 6 नंबर क्या है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 4 5 6 7, ये दो नॉन एम्प्टी सेट है, एंड लेट f इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 ऑर्डर पेयर है, b ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, एक f कोई फंक्शन है a से b में, सो दैट f इज वन फंक्शन। हमें क्या प्रूव करना है कि f वन फंक्शन। तो बच्चों मैंने 2 एलिमेंट ले लिए a और b, सॉरी 2 सेट ले लिए नॉन एम्प्टी, ये फंक्शन हमने रिलेट कर दिया इसको। इनपुट पे क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3, आउटपुट पे कितने 4 5 6, आप देख रहे हो 1 से 4 बना, 2 से 5 बना और 3 से 6 बना। क्या इनपुट में यानी कि सेट ए में कोई एलिमेंट खाली है क्या, खाली नहीं है ना। सेकेंड थिंग, एक से एक ही बन रहा है कि नहीं, यस, ये एक वन फंक्शन हो गया। वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एनी इमेज इन सेट बी then that are called one function। यानी कि if one input produce one output, if one input produce one output, that are called one function। इधर देखिए ये ऐसा लिख सकते हैं, every number of a has a unique image in b as shown in figure, so it is one function। क्लियर है बच्चों, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है बच्चों, 7 नंबर आप कर लेंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो आइए, चाहे लेट ए एंड बी
बी सेट, ए और बी कोई सेट है सच दैट एफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी डोमेन है और बी क्रॉस ए क्या है उसका कोडोमेन है। सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब है वन वन ऑनटू फंक्शन। ठीक, तो आइए सबसे पहले देखिए हमने क्या करा, ये फंक्शन गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए, मैंने क्या करा लेट ए वन बी वन ए टू बी टू बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ये हमने एंट्री ले ली जो ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रही है, यानी कि डोमेन से बिलोंग कर रही है। सच दैट एफ ए वन बी वन इक्वल टू एफ ए टू बी टू, ऑब्वियस है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है वो ये गिवन है। तो अब ए वन एफ ए वन बी वन किसके इक्वल हो जाएगा, बी वन ए वन के, ये एफ ए टू बी टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बी टू ए टू के, तो यहाँ से क्या आया बी वन इक्वल टू बी टू ए वन इक्वल टू ए टू, तो साफ साफ सी बात हो गई, यानी कि ए वन बी वन किसके इक्वल हो गया, ए टू बी टू के इक्वल हो गया कि नहीं। अरे जब बी वन इक्वल टू बी टू ए वन इक्वल टू ए टू आ गया तो क्या कहेंगे हम, ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू, यानी कि सीधे सीधे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अब अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाता है तो मैंने आपको बताया था कि वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, वन वन हो। वैसे भी आप चेक कर लो, जैसे आपने वन से टू बना, टू से वन बना, जल्दी बोलो, क्योंकि एफ ए बी इक्वल टू बी ए है, यानी कि एफ ए बी इक्वल टू वन टू इक्वल टू टू वन, ऐसे है या नहीं है। तो देखो वन से टू और टू से वन, क्लियर है, बोलो। तो अब हमने क्या करा, अब यहाँ पे मैंने बी वन ए वन इक्वल टू बी टू ए टू लिया, यानी कि वन टू इक्वल टू टू वन लिया। तो ऐसा कब होगा, जब वन इक्वल टू टू एंड टू इक्वल टू वन हो। बोलो बच्चों, जब वन इक्वल टू टू एंड टू इक्वल टू वन होगा तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर हम ऐसा कर दे तभी तो हमारा एफ ए बी इक्वल टू बी ए होगा। क्लियर है, तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे हम, यस इट इज वन वन फंक्शन। अब आते हैं मैंने इसके लिए एन टू और ऑन टू के लिए, तो देखिए एवरी नंबर पी क्यू बिलोंग्स टू इट्स कोडोमेन, कोई नंबर पी क्यू ले लो इसके कोडोमेन में, हैज इट्स प्री इमेज इन इट्स डोमेन क्यू पी सो दैट एफ इज ऑन टू फंक्शन। मतलब हमने कोई नंबर ले लिया यहाँ वन एंड टू ले लिया, तो भैया वन और टू की प्री इमेज टू एंड वन होगी या नहीं होगी। अरे वन की प्री इमेज टू है, टू की प्री इमेज वन है, तो मैंने अगर कोडोमेन में कोई नंबर वन और टू लिया तो उसके करस्पॉन्डिंगली डोमेन में उसकी प्री इमेज तो है ना, है क्या है उसकी उल्टी, यानी कि टू वन हो गई। तो क्या कहेंगे हम, एवरी नंबर पी क्यू बिलोंग्स टू इट्स कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन इट्स डोमेन एज क्यू पी सो इट इज ऑन टू फंक्शन। और बच्चों अगर हमारा फंक्शन वन वन ऑन टू है तो हम इसको क्या कहेंगे कि इट इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। क्लियर है बच्चों, करिएगा नोट जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9। यस, क्या है ये, लेट एफ एन टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड एन बाई टू इफ एन इज इवन। अगर एन इवन है तो फंक्शन ये है और एन ऑड है तो फंक्शन हमारा एन प्लस वन बाई टू है। तो हमें यही बताना कि हमारा फंक्शन वन वन मैनी वन इंटू ऑन टू क्या है। तो आइए बच्चों अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एन को वन रख दूं तो एन वन का मतलब हो गया, यानी कि वन ऑड नंबर है, तो फिर इस वाले में रखना पड़ेगा, यानी कि जब एन ऑड है तो एफ एन ये वाला लेना पड़ेगा मुझे। तो चलिए रखिए वन इसमें, वन प्लस वन बाई टू यानी कि टू बाई टू वन हो गया। अब एफ टू एन को टू रखेंगे, तो जब एन को टू रखेंगे तो कौन सा फंक्शन लूंगा, एफ एन ये वाला लूंगा। क्यों, क्योंकि एन जब इवन है तब हमारा फंक्शन एन बाई टू है, तो यहाँ पे एन को टू रखिए तो टू बाई टू यानी कि वन आ गया। तो आप देख रहे हैं दो इनपुट आपने लिए, एन इक्वल टू वन एंड एन इक्वल टू टू, और दोनों से सेम आउटपुट एक ही आ गया वन। मैंने ऐसे बना दिया, ये सेट ए है ये सेट बी है, तो वन और टू दोनों से हमारा आउटपुट एक ही बन रहा है वन। तो क्या कहेंगे हम, द एलिमेंट वन टू बिलोंग्स टू डोमेन हैज सेम इमेज वन इन इट्स कोडोमेन सो इट इज
क्या बच्चों? सो इट इज मैनी वन फंक्शन। अब आइए रेंज के लिए। तो देखिए रेंज के लिए बहुत सिंपल सी बात है। कंसीडर ए नेचुरल नंबर एम, कोई एक नेचुरल नंबर एम ले लो कोडोमेन में। कोडोमेन क्या है बच्चों? इसका एन टू एन है, यानी कि ये जो कोडोमेन है इसमें एक नेचुरल नंबर एम ले लिया हमने। ठीक है साहब। तो क्या करेंगे अब हम? पहले n प्लस 1/2 को m रखो और फिर n/2 को m रखो। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2m-1, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? 2m। अब इस n की वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली डोमेन यानी कि यहाँ पर प्री इमेज आती है या नहीं, वो हमें चेक करनी है। तो वही फंक्शन हमारा fn इक्वल टू ये दिए हुए हैं, तो f 2m-1। तो बच्चों 2m-1 कैसी फिगर है? ऑड है। और जब ये फिगर यानी कि n यानी कि इसके इक्वल था 2m-1 के, और 2m-1 ऑड तो n भी ऑड। तो जब n ऑड है तो क्या फंक्शन लिया था? ये लिया था कि नहीं? तो अब 2m-1 की जगह पर n की जगह 2m-1 रख दिया जो कि ऑड है। अब यहाँ रखे n की जगह 2m-1 प्लस 1/2 यानी कि m आ गया। ऐसे ही n इक्वल टू 2m, 2m क्या हो गया? इवेन। तो यानी कि n इवेन, तो n इवेन है तो फंक्शन क्या लेंगे? n/2। तो f2m क्या हो जाएगा? अब यहाँ n की जगह 2m/2 यानी कि दिस इज ऑल्सो m। तो क्या कहेंगे हम? डियर एग्जिस्ट 2m-1 2m बिलोंग्स टू n डोमेन, यानी कि जो ये मैंने कोडोमेन में n नंबर लिया था, कोडोमेन में जो मैंने नेचुरल नंबर एक m लिया था, उसके करस्पॉन्डिंगली डोमेन में 2m-1 एंड 2m नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, जो किसके इक्वल आ रहा है? नेचुरल नंबर के ही इक्वल आ रहा है। यानी कि सिंप्लीफाई करके n के ही इक्वल आ गया था ना ये, तो इसलिए हमारा फंक्शन ऑनटो हो गया। कैसा हो गया? ऑनटो हो गया। वैसे देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लिया, 1 की प्री इमेज 1 और 2 आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होगी। ऐसे 2 की प्री इमेज आएगी हमारी। 2 की प्री इमेज क्या आएगी? देखो जल्दी से, 2 संख्या हमारी कब आएगी? जब यहाँ n को 3 रख दूं, 3 प्लस 1/2, और जब यहाँ n को क्या रख दूं? मैं 4 रख दूं, तो n इक्वल टू 3 एंड 4, यानी कि 3 एंड 4 के करस्पॉन्डिंगली हमारा 2 बन रहा है या नहीं बन रहा है बच्चों? बोलो। तो इसका मतलब n इक्वल टू 2 की भी प्री इमेज हो गई। ऐसे ही 3 की भी प्री इमेज आएगी, 5 की भी, सबकी। मतलब सारे नंबर जितने भी हम लेंगे, सबकी हमें, जितने भी कोडोमेन में हम नेचुरल नंबर लेंगे, सबकी प्री इमेज हमें डोमेन में दिखाई दे रही है। बोलो बच्चों। तो क्या कहेंगे हम? दिस इज ऑनटो फंक्शन। मैंने फिर दोबारा से रिपीट कर दूं, कोई कोडोमेन में एक n नेचुरल नंबर लिया था, उसके करस्पॉन्डिंगली n की वैल्यूज मेरी कितनी आई? 2m-1 एंड 2m। अब n को मैंने यहाँ पे रखा इनकी जगह, और वो फाइनली सिंप्लीफाई करके क्या आ गया? m आ गया। यानी कि n क्या है? नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है? सारे नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर आने से यानी कि ये बात क्लियर हुई। क्या बात क्लियर हुई? कि हर नंबर की डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज होगी। तो करिए बच्चों इसको नोट जल्दी से। चलिए बच्चों देखे 10 नंबर प्रॉब्लम। यस, क्या है बच्चों? लेट a r-3 b r-1। इसका मतलब समझ लो बच्चों क्या है? इसका मतलब ये है जो a है, और पहले आगे पढ़ लीजिए। लेट a b है, कंसीडर द फंक्शन f such that a to b डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। बच्चों हमारा फंक्शन दिया है f a to b, यानी कि ये डोमेन है, b को डोमेन, और डोमेन क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, r-3, यानी कि पूरा रियल नंबर 3 को छोड़ के, और इधर कोडोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर 1 को छोड़ के। बात समझ में आई या नहीं? तो हमें बताना है कि हमारा फंक्शन 1 1 ऑन पर। तो आ जाइए, f a to b फंक्शन है, fx ये है। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a मीन्स डोमेन सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। मैंने क्या करा? fx1 इक्वल टू fx2 ले लिया। तो यहां से क्या आना चाहिए था बच्चों? जल्दी बोलो। यहां से सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 आ जाना चाहिए अगर 1 1 है, और x1 इक्वल टू x2 नहीं आया तो फिर मैनिबल है। तो आइए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो हम कहेंगे इट इज 1 1 फंक्शन। बोलो बच्चों। नेक्स्ट
अब इसकी मुझे चाहिए ऑन टू और इन टू, तो ऑन टू इन टू के लिए चलिए इसकी रेंज निकालिए। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है हमारा यानी कि बाई मान लिया बेस, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया, फिर सिंप्लीफाई करके एक्स को बाई के टर्म में, देखिए बाई इक्वल टू ये है, अब एक्स को बाई के टर्म में हमने लिख लिया। तो बच्चों यहाँ पे बाई की केवल 1 को छोड़ के हर वैल्यू पे एक्स डिफाइन है या नहीं? केवल बाई इक्वल टू 1 पे तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन है। यहाँ पे आपने देखा था यार -3 क्यों था? क्योंकि x -3 नीचे है, x को 3 नहीं रख सकते हम, तो जब 3 रख दिया तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब फंक्शन अनडिफाइन, तो इसलिए r-3 है डोमेन। अब इधर x की वैल्यू ये आई 3/-2 ओवर by-1, तो बच्चों अगर मैं y को 1 रख दूं यहाँ पे वैल्यू, तो क्या कहेंगे आप? यहाँ पे बोलिए क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है यानी कि x 1 डिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो रेंज क्या हो गई? रेंज r-1 हुई या नहीं हुई? रियल नंबर -1, और बच्चों कोडोमेन क्या है? बाय द वे वो भी r-1 है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन ऑन टू है। इवन वैसे भी क्या लिख सकते हैं? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 को छोड़ के हर वैल्यू के लिए देयर इज ए प्री इमेज x इक्वल टू दिस, यानी कि y की हर वैल्यू के लिए आपको इसमें प्री इमेज दिखाई देगी, सो f इज ऑन टू फंक्शन। बोलो बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इवन आप इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू ये है दिस, अब यहां x की जगह ये y रखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये इक्वल टू बाई के आ जाना चाहिए, किसके इक्वल आ जाना चाहिए? बाई के, बाई नॉट इक्वल टू 1 के लिए। तो बस आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो, अदरवाइज यहां भी छोड़ सकते हो। तो हम कहेंगे क्या कि हमारा फंक्शन ये 1 ऑन टू हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बाकी जो इसकी प्रॉब्लम आपकी 1-2 रह गई हैं वो आप आराम से कर लोगे, उनमें कोई समस्या नहीं है। और इसके अब आगे हम कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर, ये एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज की है सेकंड प्रॉब्लम। एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसकी सेकंड प्रॉब्लम। लेट एफ डब्ल्यू टू डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे होल नंबर, वी डिफाइन एज fn n-1 if n is odd, fn n+1 is even, so that f is 1 on to। बेसिकली यहाँ पूछ तो ये इन्वर्सेबल रहा है कि फंक्शन बताओ ये इन्वर्सेबल है, तो इन्वर्सेबल फंक्शन तभी होगा जब 1 ऑन टू हो, तो हमें यहाँ पे 1 ऑन टू प्रूव करना है। तो आइए, fn इक्वल टू गिवन है n-1 if n is odd, n+1 is n is even, ठीक है साहब। तो इसके 3 केस हमें लेने पड़ेंगे बेसिकली। पहले केस नंबर 2 देखिए, लेट n1 इज इवन एंड n2 इज इवन, n1 और n2 दोनों इवन है, और n1 n2 क्या है? ये इसमें सेट ऑफ होल नंबर डोमेन का लिया मुझे, सच दैट fn1 इक्वल टू fn2, तो यहां से n1 इक्वल टू n2 आ जाना चाहिए। तो चलिए fn1 कितना है? n1+1, fn2 कितना है? दोनों इवन लिए ना, तो दोनों इवन के केस में तो ये लेंगे हम फंक्शन, तो n2+1, तो यहां से n1 इक्वल टू n2 आ गया, सो f इज 1 थर्ड केस, n1 इज ऑड एंड n2 इज ऑड। तो भैया जब n1 और n2 दोनों ऑड लिए हैं तो हमारा फंक्शन ऊपर वाला आएगा, तो fn1 इक्वल टू fn2 होना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे ये भी लिख लो, fn1 इक्वल टू fn2 दिस। अब यहां से आप क्या करेंगे? n1-1 इक्वल टू n2-1, यहां से सॉल्व करके n1 इक्वल टू n2 आ गया, दिस इज ऑल्सो 1 फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब आइए केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या करा मैंने? लेट n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन, यानी कि जो हमारे इनपुट है वो अलग अलग है, दोनों इनपुट कैसे हैं? दोनों अलग अलग है। यहाँ इनपुट दोनों सेम थे,
दोनों से इवन थे या दोनों सेम का मतलब यानी कि दोनों इवन थे या दोनों ऑड थे, मतलब ये है। और यहाँ एक इवन है और एक ऑड है, दोनों अलग अलग। भैया अगर n1 इवन और n2 ऑड है, सॉरी n1 ऑड और n2 इवन है, तो यहां से देखिए n1 इज ऑड n2 इज इवन, आ जाइए। n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन, तो n1 अगर ऑड है और n2 इवन है तो n1 नॉट n2 दोनों अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है। तो अब यहां आइए, अगर n1 ऑड लिया है हमने, ये ऑड है n1, तो इसमें मैं एक ऐड इधर कर दूं ये n1 में, और इधर ये n2 में एक सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्या कर दूं? इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो बच्चों जरा यहाँ पे देखना, ये n1 प्लस 1 और ये n2 माइनस 1, तो ये हमारा fn1 हो जाएगा कि नहीं? अरे यहाँ n की जगह n1 रख दू, fn1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? n1 प्लस 1, और यहाँ n की जगह n2 रख दूं तो कितना हो जाएगा? ये n2 माइनस 1। क्यों? जब n ऑड था तभी तो हमने केस लिया है ना। कंफ्यूज मत हो, दोबारा से देखो, n1 ऑड n2 इवन और n1 नॉट n2 है। तो अगर n1 नॉट n2 है तो n1 प्लस 1 नॉट n2 माइनस 1 होगा। अब आप ये कहोगे ये कहां से लिख लिया आपने प्लस 1 और माइनस 1? ये मैंने अपनी तरफ से लिख लिया, और लिख मैंने इसके हिसाब से दिया। अगर कोई संख्या n1 n2 के इक्वल नहीं है, ठीक, अब इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, इसमें मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या फिगर बन गई हमारी? अरे fn1 बन गई कि नहीं बन गई? ये हमारी फिगर fn2 बन गई कि नहीं बन गई? अब आप कहोगे कैसे fn1 बन गई? भाई n प्लस 1 भी फंक्शन है हमारा, fn1 कह दिया मैंने इसे, n की जगह n1 रख दिया, और यहाँ पे n2 माइनस 1 भी फंक्शन होगा। जब n की जगह n2 रख दूंगा तो ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक। तो इस केस में मैं इसको fn1 इसको fn2 कह दूं तो fn1 नॉट इक्वल टू fn2 आया कि नहीं आया? fn1 नॉट इक्वल टू fn2 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारा n1 n2 के इक्वल नहीं है, ऐसा मान लो ये हमने 1 2 लिया और यहाँ पे हमारा a और b आ गया, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 2 लिया मैंने पहले, और सॉल्व करके क्या आ गया? a नॉट इक्वल टू b। अब हमने उल्टा करा, हम करते क्या थे? x1 इक्वल टू fx2 करके x1 इक्वल टू x2 प्रूव किया करते थे। इस केस में मैंने उल्टा करा। क्या करा? मैंने इन दोनों को अलग अलग ले लिया और दोनों को अलग अलग लेके देखा कि क्या उनकी अलग अलग इमेज आ रही हैं। अगर अलग अलग इमेज आ रही है तो ऑब्वियस है 1 1 है। तो वही काम यहाँ पे हुआ है। हुआ कैसे है? मैंने एक फिगर जो है इनमें से n1 को ऑड और n2 को इवन, इसका 22 वर्षा भी कर सकते हो, n1 को इवन और n2 को ऑड, वो भी कर सकते हो, कोई समस्या उसमें नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? या इवन आप अगर इसमें थोड़ा सा चक्कर खा रहे हो तो आप वैसे भी देखिए n1 ऑड n2 इज इवन, ठीक। तो चलिए fn1 इक्वल टू fn2, तो fn1 कितना हो जाएगा भाई? n1 क्या था हमारा? ऑड है, तो ऑड वाला फंक्शन कौन सा है? ऊपर वाला है n1 माइनस 1 fn2, यानी कि जब n2 क्या है? इवन है, तो fn2 ये नीचे वाला लेंगे कि नहीं? तो यहां से n1 माइनस n2 क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। जल्दी बोलो। तो इसका क्या मतलब हुआ? n1 कैसा है? ऑड, n2 कैसा है? इवन। तो भैया ऑड में से अगर आप इवन निकालते हो तो क्या 2 आएगा? कोई फिगर ऐसी होगी? जैसे 3 है, 3 कैसा है? ऑड। 2 कैसा है? 1। 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1। ऐसे आपने ऑड 5 ले लिया, इवन आपने सपोज 2 ले लिया, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3। कहने का मतलब ये है कि ऑड माइनस इवन
ऑड माइनस इवन कभी भी ट्रू नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जल्दी बोलो क्या हुआ यहाँ पे, n1 नॉट इक्वल टू n2। हमने जो फिगर ली है ये तो हमने फिगर ऊपर ही अलग अलग कर दी थी कि n1 ऑड लिया n2 इवन लिया, तो इसको बल्कि इवन ये ना कहे कि आप ये कह सकते हो यहां से कि fn नॉट इक्वल टू fn2, ऐसे कहो आप बजाय उसके। बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है ये और अच्छी प्रॉब्लम है। मैंने क्या करा, n1 ऑड ले लिया n2 इवन ले लिया। अब fn1 इक्वल टू fn2 हमने मान लिया कि fn1 fn2 के इक्वल है। अगर fn1 इक्वल टू fn2 के इक्वल है तो कुछ कंक्लूजन आना चाहिए ना निकल के, n1 इक्वल टू n2 ऐसे इस टाइप से। तो ऐसा कर लेने से क्या बना, fn1 मैंने ये फंक्शन लिया क्योंकि n1 ऑड था कि नहीं, तो जहां n1 हमने यहां इसकी जगह n1 n की जगह n1 रखूंगा, n1 ऑड है तो उस केस में अगर n1 हमने ऑड लिया है, जब n ऑड लिया है तो fn, यस ये फंक्शन था n-1 और जब n इवन था तो फंक्शन हमारा ये आया। तो यहां से मेरा सॉल्व करके n1 माइनस n2 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब n1 माइनस n2 इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया कि ऑड नंबर माइनस इवन नंबर की वैल्यू 2 आ रही है, जो कि आप जानते हो ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी ऑड में से इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 2 नहीं आएगा। तो हमारा रिजल्ट कंट्राडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया। कंट्राडिक्शन का मतलब हो गया कि fn1 fn2 के इक्वल नहीं है, यानी कि जब n1 n2 के इक्वल नहीं है, n1 और n2 अलग अलग हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंगली fn1 और fn2 भी अलग अलग आ गए। तो आ गए तो ठीक है, 1-1 हो गया, सिंपल। इसका उल्टा भी कर सकते हो आप इसी में, चौथा केस लेके n1 इज इवन n2 इज ऑड, तो वो भी आपको fn1 नॉट इक्वल टू fn2 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा फंक्शन 1-1 कैसे। अब आइए बच्चों ऑन्टो के लिए। ऑन्टो के लिए तो सिंपल रेंज निकालनी है। अगर रेंज हमारी किसके इक्वल आ जाए, W के इक्वल आ जाए कोडोमेन के, तो हमारा काम बन जाएगा। या इस कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट हम लें और उसकी फ्री इमेज हमें इसमें दिखाई दे जाए डोमेन में, तो भी हमारा फंक्शन ऑन्टो हो जाएगा। वाई है और ऑन्टो, लेट वाई इवन बिलोंग्स टू कोडोमेन। हमने बाई कोई इवन वैल्यू ले ली, जैसे बाई की वैल्यू मैंने 2 ले ली। क्या वैल्यू ले ली बच्चों, बाई की वैल्यू ये 1 2 3 4 ऐसे ले ली। मैंने बाई की वैल्यू कैसे ले ली, इवन, बाई इवन जो कि कोडोमेन को बिलोंग कर रही है। हियर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन W यानी कि डोमेन, such that fx इक्वल टू y यानी कि y इक्वल टू x माइनस 1। बात समझ में आई कि नहीं। अगर मैंने डोमेन कोडोमेन में कोई y वैल्यू लिया है तो y इज इक्वल टू n की जगह मैंने अब यहाँ थोड़ी देर के लिए x रख दिया, तो y इक्वल टू x माइनस 1 ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, जब x ऑड है तो x माइनस 1 इवन आएगा कि नहीं, यानी कि x माइनस 1 इवन आने का मतलब हो गया कि y की वैल्यू इवन हो गई कि नहीं हो गई। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस 1। तो भैया अगर y यहाँ पे हमने देखा अभी जब x हमने ऑड लिया था तो y इवन आया, अब यहाँ y इवन है तो इवन प्लस 1 यानी कि ऑड हुआ, तो x की वैल्यू ऑड हो गई। और ऑड वैल्यू जो है वो आपकी डोमेन में एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। कहने का मतलब खुद समझिए, अगर मैं यहाँ पे इवन वैल्यू लेता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंगली इधर मुझे ऑड वैल्यू मिल जा रही है, और अगर मैं यहाँ पे ऑड वैल्यू लेता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंगली मुझे यहाँ पे इवन वैल्यू मिल जा रही है। यानी कि कोई भी वैल्यू अगर मैं कोडोमेन में लेता हूं तो उसकी मुझे फ्री इमेज दिखाई दे रही है। तो सिंपल ऑन्टो यानी कि हर इनपुट की कोई ना कोई रेंज आउटपुट आ रहा है। तो यहां से हमारा आ गया था x इक्वल टू y प्लस 1 विच इज ऑड डोमेन में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की जगह y प्लस 1 रख देना है। भाई हमारा fx ही तो था, ये fx ही तो है ये। अब x की जगह मुझे क्या रख देना है, y प्लस 1, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो y प्लस 1 माइनस 1 यानी कि y आ गया सॉल्व करके। ऐसे ही जैसे मैंने x y में लिया था, अब y ऑड ले लो तो भी आपको
एफ वाई माइनस वन इक्वल टू वाई मिल जाएगी। जो मैं बच्चों यहाँ समझा रहा है बस यही आपको लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है कि नहीं। इस ढंग से हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन 1 1 ऑन्टो हो गया, ठीक है जी। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो दैट द फंक्शन एफ R2 माइनस 1 से 1 डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इज 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। ये बच्चों कई बार जब आपका पेपर हार्ड बन जाए या एग्जामिनर को हार्ड बनाना हो तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को वो एग्जाम में रख देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डोमेन है रियल नंबर और बच्चों कोडोमेन है -1 से 1, ये ध्यान रखना है। कोडोमेन की वैल्यू -1 से 1 के बीच है और फंक्शन हमारा ये है 1 1 ऑन्टो प्रूव करना। तो आइए रीडिफाइन कर लो फंक्शन को। अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड x प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि x ओवर 1 प्लस एक्स हो गया फंक्शन। और x 0 से छोटा है तो एफ एक्स हमारा x ओवर 1 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि x 0 से छोटा होगा तो मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। चलिए दो केस ले लेंगे हम यहाँ। लेट x ग्रेटर देन 0, अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो एफ एक्स ही हो गया, तो वही एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लीजिए। तो क्या बन जाएगा x1 ओवर 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 ओवर 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करके x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक, यानी कि 1 1 हो गया। अब सेकंड केस x 0 से छोटा लेंगे तो एफ एक्स ही आएगा कि नहीं आएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, फिर वही एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तो आपका जो फंक्शन है सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो हम कह देंगे कि यस एफ इज 1 1 फंक्शन। भाई दो ही केस होते थे नोट के, 0 से बड़ा और 0 से छोटा। अब आइए ऑन्टो के लिए। अब चूंकि कोडोमेन हमारा -1 से 1 है तो मैंने क्या करा है यहाँ, लेट y बिलोंग्स टू r। r का मतलब है सच दैट r जो है वो आपका ये है, यानी कि y की वैल्यू -1 से 1 के बीच है, या ठीक है। लेट y बिलोंग्स टू r, r मीन्स एक नंबर ले लो, सच दैट y इज -1 to 1, या यहां पे ये भी कह सकते हो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। ऐसे कर लो बच्चों इसको। सच दैट y इज -1 to 1, r को मारो बोलो। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y हमने कोई नंबर ले लिया जो कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। और यहां से y मैंने 0 से छोटा लिया भाई y की वैल्यू -1 से 1 है, तो दो केस ले लिए मैंने। एक तो ले लिया y का -1 से 0 और दूसरा केस ले लूंगा मैं फिर 0 से 1, ठीक। तो मैंने पहला केस लिया है y की वैल्यू 0 से छोटी, यानी कि -1 से 0 ली है फ्रॉम कोडोमेन। Then here exists x belongs to less than 0। अगर y की वैल्यू मैं निगेटिव लेता हूं तो x की वैल्यू आपकी अपने आप निगेटिव आ जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहां पर अगर मैं y की वैल्यू निगेटिव लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। बताऊंगा। Here exists x less than 0 belongs to r means domain such that y equal to fx, यानी कि y equal to fx का मतलब y equal to x over 1 minus x। जब x 0 से छोटा ले रखा है तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू y ओवर 1 प्लस y विच बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कि इस y की वैल्यू के लिए जो 0 से छोटी ली है, हमारा जो x है वो कैसा आ गया, बिलोंग्स टू r आ गया, जो कि डोमेन को बिलोंग करेगा। आप सोचिए x y 0 से छोटा कैसा हुआ है यहाँ पे, सॉरी x। अब y की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव ले लो, आप कोई भी वैल्यू y की निगेटिव लो। तो भैया जब निगेटिव वैल्यू लोगे तो x हमारा निगेटिव हो जाएगा कि नहीं। कोई भी निगेटिव से मतलब है -1 से 0 के बीच। y की वैल्यू यहाँ पे -1 से 0 के बीच रखो, तो x निगेटिव आएगा। तो ये हमें पहले ही पता चल गया था इसको देखने के बाद कि when y less than 0 then there exists x less than 0। तो जब x less than 0 है तो फिर हमने जो फंक्शन fx लिया था ये वाला केस लिया था, ठीक। तो अब यहां से x आ गया। अब यहाँ fx इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है ये fx इक्वल टू क्या है, ये वाला फंक्शन लिया है कि नहीं लिया है हमने, जल्दी बोलो। इस फंक्शन में
अब क्या करेंगे, x की जगह y ओवर 1 प्लस वाई रख दो और ये सॉल्व करके y आ गया। अब ऐसे ही इफ y ग्रेटर देन 0, पहले हमने -1 से 0 लिया था, अब मैंने 0 से 1 के बीच ले लिया फ्रॉम कोडोमेन डियर एग्जिस्ट x। अब जब y की वैल्यू मैं पॉजिटिव लूंगा तो x अपने आप आपका 0 से बड़ा हो जाएगा, विच बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट y इक्वल टू fx, फिर वही y इक्वल टू x ओवर 1 प्लस x, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू y ओवर 1 माइनस y आ गई। तो बच्चों जब यहाँ पे आप y की वैल्यू 0 से 1 के बीच रखोगे तो x ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा आ जाएगा। फिर वही fx इक्वल टू y, तो अब यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ऊपर वाला, इसमें x की जगह ये y ओवर 1 माइनस y रख के सिंप्लीफाई करके y आ गया। y आने से मतलब हो गया कि ये फंक्शन हमारा ऑनटो है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार मजा तो इसमें नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। तो मजा आने के लिए तो बच्चों बस आपको सिर्फ इतना सही देखना है कि कोडोमेन में कोई नंबर हमें लेना है और उस कोडोमेन के उस नंबर के करस्पॉन्डिंगली डोमेन में उसकी इमेज आती है या नहीं आती है, वो हमें देखना। आप एक घर पे एक्सपेरिमेंट कर लो, जैसे आपने यहाँ 1/2 लिया, अब अगर यहाँ 1/2 है तो 1/2 के करस्पॉन्डिंगली यहाँ कोई फिर इमेज आती है क्या? तो भैया 1/2 का मतलब यानी कि आपने प्लस लिया, 0 से बड़ी वैल्यू ली 1/2, तो जब 1/2 लेंगे तो fx इक्वल टू 1/2 रखो, fx इक्वल टू क्या रखो, fx की वैल्यू 1/2 के इक्वल रखो, fx इक्वल टू 1/2। अब भैया जब आपने बाह्य कोडोमेन में 1/2 लिया था तो अब मैं कौन सा फंक्शन ले लूं, यहाँ पे कौन सा फंक्शन मैं लूं? y की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ले ली ना, तो उसके करस्पॉन्डिंगली x की पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं तो यहां से बच्चों सॉल्व करके x की कोई तो इमेज आएगी, कोई तो वैल्यू आएगी ना। क्या आ रही मैं बता दूं, 2x इक्वल टू 1 प्लस x, यानी कि x इक्वल टू 1। यस, तो x इक्वल टू 1 यहाँ इस रियल r में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि -1 से 1 के बीच कोई भी y की वैल्यू लोगे, उसके करस्पॉन्डिंगली यानी कि जो हम यहाँ fx इक्वल टू उस वैल्यू को रखेंगे तो वहां से x की जो वैल्यू है वो रियल नंबर के अंदर जरूर आएगी। इस ढंग से आप इसको क्या कह रहे हैं, ऑनटो फंक्शन कह रहे हैं। दूसरा तरीका आपको ये मैंने बताया ही था कि x की वैल्यू y के टर्म में निकाल के x की जगह उस y को रख दो पूरे फंक्शन में और सिंप्लीफाई करके अगर वो y के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन ऑनटो है, अदरवाइज इनटू है। क्लियर है? कर लीजिए नोट। चलिए बच्चों देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10। ये भी मिसलेनियस की है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटो फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n टू इटसेल्फ। यानी कि ये सेट A है और ये सेट A है, A से A में आपको ऑनटो फंक्शन बताने हैं, टोटल कितने होंगे। बहुत सिंपल है। देखिए ये पहला एलिमेंट कितने तरीके से आप जोड़ सकते हो, 1 से भी जोड़ सकते हो, 2 से भी जोड़ सकते हो, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, n से भी। यानी कि पहले नंबर को n तरीके से आप एसोसिएट कर सकते हो, या ये कह सकते हो कोडोमेन में जो 1 एलिमेंट है उसकी n इमेज है। कितनी इमेज है? n इमेज, फिर इमेज, सॉरी n फिर इमेज है उसकी। अब चूंकि आपने 1 को किसी भी एक नंबर से फिक्स कर दिया, सपोज करो आपने 1 को n से फिक्स कर दिया, तो अब मुझे 2 को फिक्स करना है। तो बच्चों 2 को फिक्स करने के लिए अब कितने नंबर्स बचे इधर? n-1 बचे ना, क्योंकि एक नंबर तो 1 से फिक्स हो चुका। ठीक, तो कितने बचे? n-1 बचे दूसरे के लिए। अब 1 और 2 दोनों को फिक्स कर चुके, तीसरी को फिक्स करना, थर्ड को, तो इधर 2 नंबर कम हो चुके। वो जो 2 नंबर थे वो 1 और 2 को फिक्स कर चुके थे। 3 को फिक्स करने के लिए कितने नंबर चाहिएंगे? कितने नंबर बचे इधर? n-2, ऐसे ही n-3 और लास्ट में 3 2 1। सोचो कैसे। अब मान लीजिए इसका लास्ट नंबर बचा है n1, सारे फिक्स हो गए। तो भैया n1 नंबर फिक्स करने के लिए इधर भी तो एक ही नंबर बचेगा आपका,
क्योंकि इधर भी तो n से पहले जितने नंबर थे n-1 वो सारे के सारे फिक्स हो चुके थे, हुए थे कि नहीं। इस ढंग से हमारा 1 2 3 अप टू n यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन कितने हो गए, फैक्टोरियल n हो गए कि नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लो, 1 को आपने इससे फिक्स करा, 2 को भी 3 को भी, तो 1 को फिक्स करने के लिए 3 नंबर हो गए। अब आपने 1 को सपोज करिए 2 से फिक्स कर दिया, ठीक। तो अब 2 को कितने से फिक्स कर सकते हैं हम, 1 और 3 से, यानी कि 2 को फिक्स करने के केवल 2 ही तरीके बचे। अब चलिए 2 को भी आपने मान लीजिए 1 से फिक्स कर दिया, अब इधर क्या बचा 3 और इधर भी एक एलिमेंट बचा 3, तो 3 को फिक्स करने के लिए एक नंबर बचा कि नहीं। तो टोटल 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि फैक्टोरियल 3 आया कि नहीं आया, जल्दी बोल दो। इस ढंग से हम ऑनटो फंक्शन निकाल सकते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट इधर खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी इस ढंग से एक्सरसाइज 1.2 और मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज थी जिसमें आपकी प्रॉब्लम 1 मैनी 1 से रिलेटेड थी वो मैंने सारी करा दी आपको। अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।